तो अभी जैसे सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये वाले शब्द पहले भी आए हुए हैं। बाबा जी ने अलग अलग तरीके से इनको डिस्क्राइब किया है, इनका वर्णन किया है, जैसे अपनी क्लैरिटी बने। तो शांति को यहाँ पर लिखा वेदना विहीन वैचारिक स्थिति, है ना। तो विचार जो है उसमें किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं है, उसको जो है शांति कह रहे हैं। और इससे पहले जो हमने बातें की थी, जो पढ़ा था, उसमें मैं मेरा मन था कि एक बार शेयर कर लेता हूं, ताकि सबका एक याद आ जाए कि पहले हम लोगों ने इसको सुख, शांति, संतोष, आनंद को कैसे देखा था। तो सुख, शांति, संतोष, आनंद को मोस्टली जो बाबा जी ने डिस्क्राइब किया है, तो ये जीवन क्रिया के रेफरेंस में मन, वृत्ति, ये जो आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन, ये वाला जो एक इस तरह से जब हम देखते हैं, तो ऐसा बोला कि वृत्ति और मन का तालमेल होने से जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसको सुख बोला। चित्त और वृत्ति के तालमेल से अपने अंदर होने वाली एक जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसको शांति बोला। बुद्धि और चित्त के बीच में तालमेल होने से जो अपने अंदर की एक अच्छी वाली स्थिति बनती है, उसको संतोष बोला। और आत्मा और बुद्धि, मतलब बुद्धि जो है वो पूरी तरह से आत्मा आत्मा से परिचित हो जाए और आत्मा की क्या कहें, निगरानी में रहे, उसके अनुरूप चले, है ना। तो उसको एक आनंद की स्थिति बोला। और फिर एक परमानंद शब्द भी यूज किया है कि आत्मा जो है ये सह अस्तित्व में अनुभूत हो जाए। तो जो पूरा का पूरा अस्तित्व है, वो जो है वो, मतलब वो आत्मा जो है वो उसके साथ में पूरी तरह से, जो उसको शब्द जो है, उस शब्द का मेरे को कोई और शब्द मिलता नहीं है, तो मैं उसी को ही बार बार रिपीट करूंगा। आत्मा का सह अस्तित्व में अनुभूत हो जाना, उस स्थिति को परमानंद बोला, है ना। तो ये सुख, शांति, संतोष, आनंद अभी तक हम लोगों ने मोस्टली जो है वो बातचीत की है परिभाषा के लेवल पे, तो इस तरह से किया। तो मुझे लग रहा था कि एक बार इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, और फिर वापस हम अपने उसके ऊपर जो हम रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सुख, शांति, संतोष, आनंद आया है। तो सुख आया था, न्याय में दृढ़ता की सुख संज्ञा, है ना। तो न्याय क्या है, अब जो दृष्टियां हैं, प्रिय, हित, लाभ, न्याय, धर्म, सत्य, तो वृत्ति में ही तुलन होता है। तुलन में 6 दृष्टियां हैं, तो उसमें जो है वो न्याय वाला भी जब एलिमेंट आ गया, तो फिर क्या होगा, वृत्ति और मन का तालमेल होगा, उसको सुख की संज्ञा कह रहे हैं। तो उसी को ही दूसरे तरीके से कह रहे हैं, वृत्ति और मन के तालमेल को, या यहाँ पर न्याय में दृढ़ता की सुख संज्ञा, है ना। तो फिर अब मन चंचल नहीं रहता है, भ्रमित मानव का मन चंचल रहता है, जागृत मानव का मन जो है वो न्याय में दृढ़ रहता है। ठीक है, तो वो न्याय करके सुखी होता है। इसको हम सब अपने में महसूस कर ही सकते हैं। फिर शांति जो है उसको बोला वेदना विहीन वैचारिक स्थिति। फिर संतोष बोला अभाव का अभाव, है ना, समृद्धि और समाधान। तो अभाव का अभाव जो है, अथवा अभाव से अभावित चित्रण विचार संपन्नता। तो इसको हम सिर्फ अभी अभाव का अभाव से पहले देख लेते हैं, और साथ में इसको बोलो समृद्धि और समाधान। तो अभाव का अभाव जो है, ये पहले भौतिक वस्तु के संदर्भ में देखें तो ज्यादा आसानी से समझ में आता है कि भैया खाने पीने की चीजें और बाकी सब कुछ, जो जो भी हमको जिंदा रहने के धरातल पर जो हमारी आवश्यकताएं हैं, वो अपने में एक ऐसा विश्वास बनता है कि ये वाली चीज जो है, इनसे जो है मैं कभी भी वंचित नहीं रहूंगा। एक तरह से व्यवस्था पे भी विश्वास रहता है और अपने पे भी विश्वास रहता है ना। इसको संतोष की स्थिति कहते हैं, है ना। सुख, शांति, संतोष। तो सुख एक ऐसा भी बोला कि सुख अपने अंदर की स्थिति है, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। शांति परिवार के लेवल पर स्थिति बनती है। संतोष समाज के लेवल पर बनता है ना। तो अगर समाज में अव्यवस्था है, तो मैं संतोष की स्थिति तक नहीं पहुंचूंगा, कि अपने में जितना मर्जी विश्वास हो जाए, लेकिन अगर आसपास अव्यवस्थाएं हैं, अराजकता है, अपराध है, भ्रष्टाचार है, तो फिर आदमी जो है वो चिंतित रहता ही है, घबराता ही है। ऐसा हम लोग भी अपने में महसूस कर पाते हैं। तो संतोष की स्थिति है, एक तो ये भौतिक अभाव का अभाव, भौतिकता के लेवल पे। और फिर दूसरा जो है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम इसको और अध्ययन करेंगे, मतलब ध्यान जो है ना, ये जो बाकी के भाव बोले गए हैं 30,
इन भाव का भी अभाव जो है वो खत्म हो जाए। इन द सेंस कि अभी हम लोग ना काफ़ी बार अगर हम देखें अपनी स्थिति कमज़ोर हो या पहले रही हो तो हम अपने में भी रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, अपनी पुरानी स्थितियों को देख पाते हैं और और अपने आस-पास थोड़ा निरीक्षण-परीक्षण करें तो औरों में भी दिख जाता है कि अभी तक ना हम भाव के लिए भी कई बार ऐसा ऐसा दिखता है कि दूसरों पर निर्भरता रहती है। मैं सम्मानित तब महसूस करता हूँ जब दूसरे मुझे सम्मान देते हैं, है ना? तो सम्मान सम्मान के भाव मेरे अंदर है, मैं सम्मानपूर्वक जीता हूँ और संबंध में सम्मानपूर्वक जीता हूँ, ये एक बात होती है या मुझे सम्मान चाहिए, है ना? तो जितना मुझे सम्मान चाहिए, ये इस स्थिति में हम हैं या कोई भी व्यक्ति है, उतना ज़्यादा फिर वो एक भ्रम वाली स्थिति है। तो भाव के बारे में भी आत्मनिर्भर हो जाना, भाव के बारे में आत्मनिर्भर कैसे होंगे? सम्मान के बारे में आत्मनिर्भर कैसे होंगे? जब सम्मान अच्छे से समझ में आएगा कि सम्मान है क्या? जब वो समझ में आएगा, तभी उसकी आत्मनिर्भरता भी बनेगी। जब तक वो समझ में नहीं आता, तब तक जाने-अनजाने जो है व्यक्ति दूसरों पर ही सम्मान के लिए भी डिपेंडेंट रहता है ना? इसको हम बड़ी क्लियरली देख ही पाते हैं ना, कई बार लोगों को ऐसा भाषा भी बनती है कि भैया मेरी तो वहाँ पे बहुत बेइज़्ती हुई, मैं तो वहाँ दोबारा जाऊँगा नहीं, है ना? या मेरे को वो प्यार नहीं करते को देखें तो स्नेह मूल्य से कह रहे हैं। तो ये सारे के सारे मूल्यों के लिए मेरी दूसरों पर जो डिपेंडेंसी है ना? वो ये हुआ कि मेरे में अभाव है और दूसरे देंगे तो मेरा भाव पूरा होगा। तो यहाँ पर जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जितना-जितना समझेंगे, ये अपने में एक एक स्थिति जो है बनती है। ऐसा मैंने अपने में महसूस किया पिछले कुछ सालों में है ना? प्रोग्रेसिवली और आप भी अपने में देखते रहेंगे। ये ब एक तो भौतिकता के बारे में अभाव ना रहे और फिर भाव के लिए भी अभाव ना रहे। ये जो है संतोष को धीरे से ऐसे करके देख सकते हैं। इतना ठीक लग रहा है भैया? इसमें कुछ प्रश्न हो तो बताएँ? बढ़िया भैया। ठीक है? फिर ये प्रेम जो आया ये दया, कृपा, करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति है ना? दिव्य मानव, देव मानव की सानिध्यता, सामीप्यता, सारूप्यता, उनके साथ में रहना जो है ना? तो ये इसको प्रेम से बोला। सहजता और सरलता की पहले काफ़ी बातें हो ही चुकी हैं, है ना? तो सहजता बोल रहे हैं रहस्यता से रहित जो मानसिक स्थिति है उसको सहजता कह रहे हैं और सरलता जो है वो कह रहे हैं आडंबरहीनता अथवा दिखावा रहित व्यवहार की सरलता है। तो मतलब मैं ठीक से जी पा रहा हूँ और वैसा ही व्यक्त भी होता हूँ, वैसा ही जो है ना दिखता भी है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता। तो मैं कई बारी मेरे को लगता है कि हम लोग ना पहले देखते थे कि तो लोग पैसे का दिखावा करते हैं कि भैया शादियाँ हैं, खूब पैसे खर्च किए, तो दिखावा जो है ना वो उस सेंस में आता था। अब धीरे से जैसे-जैसे मध्यस्थ दर्शन समझना शुरू किया, तो मेरे को ना दिखावे का एक दूसरा एंगल भी ध्यान गया कि काफ़ी लोग मैं देख पाता हूँ क्लियरली कि हम सुखी हैं इसका भी दिखावा करते हैं। मतलब है ना? मतलब हम कई परिवारों को आदमी जैसे हम बार-बार बाबा जी ने बड़े अच्छे शब्द दिए हैं निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण। तो भैया देखने से पता चलता है जिन परिवारों को, जिन संबंधों को हम अच्छे से जानते हैं घर की असली परिस्थितियाँ क्या हैं, वो भी हमको पता होती हैं और फिर वो किस तरह से मतलब सोशल ओपिनियंस पे या सोशल मीडिया पे जितने खुश दिख रहे होते हैं, वो एक्चुअल में उतने सुखी है नहीं, ये हम लोगों को स्पष्ट रूप से दिखता है। तो ये मेरे को आडंबर और दिखावा का एक एंगल जो है, वो भी दिखा। तो सरलता किसको कहेंगे? अब मैं इसमें ना कई बारी अटकाव हो जाता है। मैंने कई जगह पे अपने 2-4 साथियों से कभी बात करने की कोशिश की, तो लोगों का मतलब जैसे उदाहरण के रूप में ना ऐसा चला जाता है कि जैसे घर में लड़ाई हो रही हो, तो भी हम ये चाहते नहीं है कि दूसरे को पता चले कि पति-पत्नी की लड़ाई हुई है ना? मतलब ऐसा हम सब ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में महसूस किया ही होगा कि आपस में तनाव हो गया, आपस में कुछ कहा-सुनी हो गई और घर में बिल्कुल जो है ना वो वातावरण जो है वो भयंकर बना हुआ है और घर की घंटी बजी और 2 दोस्त आ गए या भाई-बहन आ गए या कोई आ गया, तो एकदम से जो है ना युद्ध विराम हो जाता है और
जो है मतलब कोशिश ये करते हैं कि दिखावे के रूप पर ऐसा लगे कि भई हम तो बड़े प्यार से रह रहे थे और घर में कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसी स्थितियाँ हम लोगों ने महसूस की होंगी ज़िंदगी में। तो जब ये उदाहरण मैं देता हूँ तो कभी-कभी सामने से रिस्पॉन्स ऐसा आया तो भैया लड़ाई हो रही हो तो फिर क्या सामने वाले को बता दें कि लड़ाई हो रही है? क्या वो सरलता कह रहे हैं क्या उसको? तो उसको भी सरलता नहीं कह रहे, मतलब लड़ाई हो रही है और नहीं बताना या लड़ाई हो रही है या बताना, यही 2 विकल्प नहीं है। एक तीसरा विकल्प भी हो सकता है कि लड़ाई नहीं हो रही है, लड़ाई होती नहीं है और वैसे वैसे दिखना। है ना? ना लड़ाई हो रही हो और जब हो नहीं रही होगी तब दिखेगी भी नहीं, है ना? वो एक सरलता वाला एंगल जो है ना वो बनता है। मतलब लड़ाई हो रही हो और उसको नहीं दिखाना या लड़ाई हो रही है या दिखाना, उसको छुपाना या नहीं छुपाना, उसको वो 2 अलग से ऑप्शंस हैं। लेकिन यहाँ पर एक तीसरी ऑप्शन आती है जो कि हमें सहज रूप से, प्राकृतिक रूप से स्वीकृत भी है कि हाँ भैया हम प्यार से ही रहें और जैसे रहते हैं वैसे दिख भी जाएँ, तो उसको दिखावा नहीं कहेंगे, वो तो जैसा नेचुरली है वैसा ही व्यक्त हो रहे हैं। तो ये जो है मुझे लगा कि इसको सरलता को ये आडंबर और दिखावा जो है वो काफ़ी बार ये भावनाओं का भी जो है और हम जी कैसे रहे हैं इसके इसमें भी जो है हमारे संबंध कैसे, इसमें भी काफ़ी आडंबर और दिखावा वाला पार्ट जो है ना वो दिख और आदमी को ये आडंबर और दिखावा जो है ना ये स्वीकृत नहीं है। हम किसी को जैसा मर्ज़ी दिखा दें, लेकिन मेरी ज़िंदगी चल कैसी रही है ये तो मुझे खुद को मालूम ही है, मुझसे तो ये छुपा नहीं है। तो 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 ठीक से चले उस तरफ मेरा ध्यान जाए और ठीक से नहीं चल रही है उसको पहचान पाना और फिर उसके लिए कुछ करे, मतलब है ना समझ की तरफ काम किया जाए। ये जो है ये पूरा का पूरा यहाँ का बातचीत जो है वो है, कार्यक्रम जो है वो। फिर आनंद जो है वो यहाँ पर आनंद जो है वो सह अस्तित्व में अनुभूति की अनंत संज्ञा है, लेकिन बाकी काफ़ी सारी जगहों के ऊपर जो है पूरी पुस्तक में देखेंगे दर्शन में, तो सह अस्तित्व में अनुभूति की परमानंद जो है वो नाम दिया गया है और बुद्धि जो है वो आत्मा में अनुभूत हो जाए उसको आनंद कहा गया है। ठीक है? अब पूर्णता जो है सर्वतोमुखी समाधान संपन्नता ही पूर्णता है, बिल्कुल ठीक बात है। निर्भ्रमता किसको कह रहे हैं? न्याय, धर्म, सत्यतापूर्ण व्यवहार, भाषा, भाव, बोध, संकल्प व अनुभूति की निर्भ्रमता संज्ञा है ना? अदरवाइज़ जो है न्याय, धर्म, सत्य जो है इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, मतलब ध्यान कहाँ रहता है? प्रिय ही तालाब में रहता है, वो भ्रमित अवस्था है। तो भ्रमित और निर्भ्रमता ये 2 अलग-अलग कैटेगरीज़। अब फिर ये जो है ये भी हम काफ़ी बार बात कर ही चुके हैं, विचार का प्रतिरूप ही भाव, भाषा एवं व्यवहार के रूप में परिलक्षित होता है ना? तो जैसा जैसा विचार में रहता है, उसी से ही भाषा भी बनती है और उसी से ही एक्शंस भी होते हैं और विचारों में भाव की तरफ ध्यान जाता है, तो भाव पक्ष मजबूत होता है। ये हमने पिछले किसी एक तो सेशन में मेरे को अच्छे से ध्यान है कि हमारी बात भी हुई थी कि भाव से विचार या विचार से भाव। तो हम लोगों ने बात ये की थी रिवाइज़ करते टाइम, पहले भी बहुत बार बात हुई है कि विचार और भाव के बीच में एक आवर्तनशीलता है ना? विचार सबके साथ में हैं ही, हमारे साथ में भी हैं और मध्यस्थ दर्शन की बातें करने से पहले भी हम अपने में देखें, तो यस विचार तो हम आज से 10 साल पहले भी करते ही थे। लेकिन भाव की तरफ ध्यान जाता है कि नहीं जाता, तो मैं विचारों को ही भाव की तरफ फ़ोकस करता हूँ, भाव समझने की कोशिश करता हूँ, अपने भाव को देखता हूँ, अस्तित्व में भाव को पहचानता हूँ, दूसरों के भाव को महसूस करता हूँ और फिर अपने अपने भाव पक्ष में मेरा जो है एक परिमार्जन होता है, एक क्वालिटेटिव चेंज होता है और फिर जैसे मेरे भाव पक्ष में चेंज होता है, वैसा मेरा विचार पक्ष भी इम्प्रूव होता है। तो विचार और भाव जो है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो अगर भाव की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, तो भाव में कुछ होगा ही नहीं, है ना? तो विचार प्रिय ही तालाब के हैं, तो फिर भाव वाला पार्ट खाली रहेगा, फिर वहाँ पर अभाव ही रहेगा। तो विचार का प्रतिरूप ही भाव, भाषा एवं व्यवहार के रूप में परिलक्षित होता है, दिखता है। न्याय, धर्म एवं सत्यानुभूति योग्य क्षमता से व्यवहार, भाव व भाषा संयमित और परिमार्जित होती है। बिल्कुल ठीक बात है ना? संयम भी रहता है, न्याय धर्म सत्य जैसे-जैसे
जैसे-जैसे ये क्षमता हम में उदय होती है, ये इसमें हम आगे बढ़ते हैं, उसमें ऑटोमैटिकली होने वाली बात है। इसमें मेहनत हमें व्यवहार या भाव ठीक करने की नहीं करनी, न्याय धर्म सत्य के समझने में जितनी हम मेहनत करते हैं और जितना ये हमको समझ में आता है, उसका एक नेचुरल फॉल आउट है। ये अपने आप होने वाली चीज़ है, स्वयं स्फूर्त विधि से कि व्यवहार भी ठीक होगा, भाव भी ठीक होगा और भाषा भी ठीक होगी। जब तक हमें वो समझ में नहीं आया है, तब तक हम शिष्टतापूर्ण तरीके से करते हैं, है ना? एक एक अनुकरण अनुसरण विधि से करते हैं, वो उतने तक ठीक है, लेकिन सारी ज़िंदगी सिर्फ़ अनुकरण अनुसरण करते रहे, ये भी पर्याप्त नहीं रहता। तो बच्चा जब है, स्टूडेंट लाइफ़ में है, अनुकरण अनुसरण से शुरू करे, जो उससे बड़े हैं, जिन्होंने समझा हुआ है ये सब कुछ, उस शुरू अनुकरण अनुसरण से होगा, लेकिन बच्चे की जब तक पढ़ाई शुरू होगी, बाबा जी ने एक 18 से 22 साल की उम्र का एक इंडिकेशन दिया है मध्यस्थ दर्शन में, जो कि मोटा-मोटा सा बच्चों की पढ़ाई पूरी होने वाली स्टेज तक आने की बात है, कि बच्चे की जब तक पढ़ाई कंप्लीट हो, तब तक उसका ये भाव वाले पक्ष की जो शिक्षा है, ये मध्यस्थ दर्शन वाली जो है, ये शरीर और जीवन वाली जो पार्ट है, जितनी ये बातें कर रहे हैं हम, इसका भी बच्चे का एक बैकग्राउंड सेट हो जाए, ताकि फिर वो प्रैक्टिकल लाइफ में किसी वर्क प्लेस पे जाएगा, उसकी शादी होगी, है ना? मतलब फिर उसका अपना एक परिवार बनेगा, फिर अगली पीढ़ी आएगी, तो वो पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स बनने तक इन चीज़ों के ऊपर अपनी कमांड बन जाए, तो हम अगले पीढ़ी को अच्छे से गाइड कर पाएँ। तो ये जो है इतनी बात अ, ये अपनी ये क्षमता जब बन जाती है, तो फिर ये बाकी चीज़ें अपने आप होती है, व्यवहार, भाव और भाषा जो है, ठीक है? ये आगे वाली चारों अनुभूतियों की हमने पिछली बारी डिटेल में पहले से ही बात कर ली थी, इसको दोबारा से रिपीट किया जाए या ना किया जाए, आप लोग बताएँ, है ना? क्योंकि पिछली बार जब हम बात कर रहे थे, तो इन चारों अनुभूतियों की हमने डिटेल में चर्चा कर ली। जो मोटा-मोटा सा मेरे को याद आ रहा है, एक हमने ये बात की थी कि न्यायवादी मानवों की परस्परता में सहज स्वभावी सामाजिकता है। तो मैंने अपना पर्सनल लाइफ से भी शेयर किया था और महेश भाई ने भी अपना शेयर किया था कि हम लोगों की शुरू से ऐसी प्रवृत्ति रही थी कि जो जो मौज-मस्ती वाले और है ना? जो एक ऐसे भी मित्र मंडली रहती है, तो मतलब उनसे हम ऐसे ही स्वभाव से ही थोड़ा-सा दूर से रहते थे और कई बार हमको काफ़ी लोगों ने बोला कि भैया तुम तो सोशल नहीं हो, तुम तो इंट्रोवर्ट हो। मेरे साथ में ऐसा काफ़ी बार हुआ था। तो अब धीरे से मध्यस्थ दर्शन में क्या आया कि न्यायवादी मानवों की परस्परता में सहज स्वभावी सामाजिकता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि न्यायपूर्ण आचरण करने वाले, है ना, मानवीयतापूर्ण आचरण करने वाले लोगों के साथ में जो है कि साथ में जो स्वभाव होता है, उनका जो स्वभाव है, वो सामाजिकता है। भ्रमित मानवों का ग्रुप है और मैं उस ग्रुप में शामिल हो जाऊँ, इसको सामाजिकता नहीं कह रहे हैं। कि कोई भी समाज में एक वर्ग है, कोई ग्रुप है और उसमें उठना-बैठना, उस भीड़ में शामिल होना, इसको सोशलाइज़ेशन या इसको सामाजिकता नहीं कह रहे हैं, है ना? जो सामाजिकता किसको कह रहे हैं कि ये न्याय धर्म सत्य वाली जो दृष्टि है, मतलब उसमें जो जो सामाजिकता, जो अखंड समाज को बढ़ावा दे, उसको सामाजिकता कह रहे हैं, है ना? साथ में बैठ के पार्टी कर लिया, साथ में बैठ के घूमने-फिरने चले गए, सिर्फ़ इतने को सामाजिकता कहना जो है वो सामाजिकता को काफ़ी एक अलग तरीके से देखने वाली बात है। तो ये सामाजिकता किसको कह रहे हैं? बार-बार यहाँ पर ये शब्द आते हैं, मुझे लगता है हम बार-बार इनको कहें ताकि ये इनकी हमारे में स्थिरता रहे। प्रत्येक मानव जन्म से न्याय का याचक है, काफ़ी बार बात हो चुकी है, लेकिन न्यायपूर्ण व्यवहार कर पाए मेरे साथ न्याय हो इसके लिए आदमी को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बाय बर्थ हर एक में है कि मेरे साथ में न्याय हो। लेकिन मैं दूसरों के साथ में न्याय कर पाऊँ, ये शिक्षा का काम है, ये पेरेंटिंग का काम है। तो न्यायपूर्ण व्यवहार प्रस्तुत कर पाए, ये वाली ये वाली योग्यता करनी है ना? ये मूल उद्देश्य है बेसिकली पूरी की पूरी शिक्षा का। ना ये इतनी बात जो है हमारी पिछली बार हुई थी और इसके साथ में हम ये चैप्टर 15 को जो है इसके क्लोज पे पहुंच गए हैं। तो इतने में किसी की कुछ बात हो तो बताएं, नहीं तो फिर अगले चैप्टर पे शुरू
आगे बढ़े? जी ठीक है। भैया। और पिछली बारी शायद मैंने ऐसा एक बार सुझाव भी दिया था कि जो है ना, मेरे को ऐसा बार-बार लगता है कि पूरे सेशन में एक प्रवचन सा चलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बोलता हूँ और आप लोग जो है ना, धीरे से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इतना लंबा समय हो गया है, आप लोगों को भी ना बोलने का अभ्यास हो, तो इस भाषा के ऊपर भी आपकी कमांड धीरे-धीरे बने। ये भी एक आवश्यक कदम है आगे बढ़ने के लिए, कि आप भी एक्सप्रेस कर पाएँ, व्यक्त कर पाएँ। तो रीडिंग तो आप लोग करते ही हैं, उसके बाद में जैसे अनुभूतियों की भी चर्चा हो, तो आई विल एनकरेज ऑल ऑफ यू कि आप अपने से जो है ना, जो भी अनुभूति पड़ी जाए उसको वन बाय वन आपका इंटरप्रिटेशन क्या बन रहा है, आप उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे देख पा रहे हैं, उसको उसको जो है रखने की कोशिश कीजिए और फिर साथ में हम सब लोग रखेंगे ही। तो इस तरह से करते हैं, इंस्टेड ऑफ के पढ़ा जाए और मैं अपनी तरफ से सिर्फ उसको डिस्क्राइब कर दूं, आप लोग भी डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए। दिस इज माय स्ट्रॉन्ग सजेशन टू ऑल ऑफ यू। तो पहले इसके 2 पेजेस पढ़ लेते हैं और फिर डिस्कस कर लेंगे। तो कौन पढ़ेंगे भैया? मैं पढ़ूंगी। हाँ हाँ, पढ़िए राहुल भाई। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ना मेरे पास पुराना वाला एडिशन है। तो आप स्क्रीन से अ, पढ़ सकते हैं, तो मैं चलाता रहूंगा, आप स्क्रीन से पढ़ लो। वो मोबाइल से लॉगिन किया, वो बहुत स्क्रीन छोटा में हो जाता, बहुत छोटा तो हो आप जाता पुराने से पढ़ लो, ज्यादा फर्क नहीं है। होगा, हाँ मेरे को ऐसा लगता हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अध्याय 16, पोषण एवं शोषण। कोई भी मानव स्वयं का शोषण नहीं चाहता है। इकाई माइनस अनुकूल इकाई बराबर शोषण। इकाई जमा अनुकूल इकाई बराबर पोषण। विकास और जागृति संपूर्ण सृष्टि का लक्ष्य है तथा सृष्टि में प्रत्येक जड़ इकाई की चेष्टा विकास क्रम व विकास रूप में ही है। सृष्टि में इकाई के स्वतंत्र अस्तित्व का दर्शन नहीं होता। प्रत्येक इकाई वातावरण से प्रेरित रहती है। सृष्टि जड़ एवं चैतन्य दो स्वरूप में है। जड़ अपने त्व सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी रूप में है, जिसका दृष्टा मानव है, किंतु चैतन्य सृष्टि में मानव इकाई के जागृति पूर्वक स्वतंत्र होने की व्यवस्था है। यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ सबसे अलग होने से नहीं है। फिर स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ है अपने को सह अस्तित्व सहज व्यवस्था में संगीतमय रूप में प्रमाणित करना। मानव इकाई में इसकी पूर्ण संभावनाएं हैं तथा जागृत मानव ने स्वतंत्रता की अनुभूति भी की है। इस अध्याय में शोषण एवं पोषण का अध्ययन मानव के संदर्भ में ही किया गया है। पोषण सह-अस्तित्व के अर्थ में इसके विपरीत शोषण है। वातावरण के संगीत से युक्त होकर स्वतंत्र अस्तित्व की अनुभूति करना मानव जागृति की चरम परिणति है। समस्त अवरोध है वह शोषक तथा सहायक समस्त तत्व पोषक है। यह सिद्ध हुआ कि जागृति को अवरुद्ध करने वाली समस्त क्रियाएं शोषण है तथा जागृति को गतिशील करने वाली समस्त क्रियाएं पोषण है। प्रत्येक इकाई परस्परता से प्रभावित है, चाहे वह प्रभाव स्थूल हो अथवा सूक्ष्म हो। चूंकि यह मानव इकाई के पोषण एवं शोषण का विश्लेषण है, अतः हम व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा अंतरराष्ट्र भेद से विश्लेषण हमें करना होगा। अंतरराष्ट्रीय मानव समुदाय एक है
तथा सबकी साम्य कामना सुख ही है। निरंतर सुख की उपलब्धि ही मानव का चरम विकास है तथा सुख की स्थिति में ही मानव अपने को वातावरण के दबाव से मुक्त अनुभव करता है। सुखी मानव अन्य का पोषण करने में भी समर्थ होता है। समाधान की स्वीकृति सुख भौतिक स्थिति है। जीवन बल व शक्तियों की संगीतमयता व एक सूत्रता ही सुख है। सर्व मानव समाधान पूर्वक सुखी होता है। मानव ने बौद्धिक समाधान तथा भौतिक समृद्धि से सुख की कामना की है। यह उल्लेखनीय है कि जीवन परमाणु सर्वोच्च विकसित पद है। बौद्धिक समाधान के मार्ग से सबसे बड़ा अवरोध तत्व भय है। मानव कुल 3 प्रकार के भय से पीड़ित हुआ है: प्रकृति भय, पाशविक भय तथा मानव ने निहित अमानवीयता का भय। उपरोक्त तीनों से कुल 4 प्रकार से मानव भयभीत है। पहला पद भय, दूसरा मान भय, तीसरा धन भय, चौथा मृत्यु भय। भौतिक समृद्धि के लिए भैया मानव रुक के जाते हैं पास यहाँ पे, भैया यहाँ रुक जाते हैं, थैंक यू। जी भैया। ठीक है, तो थोड़े मतलब एक नए तरीके से कुछ चीजें रखी हैं, तो पहले उनको सेटल करते करते जितना समय लग जाए हम लगा लेंगे, समय बचेगा तो उससे भी आगे पढ़ लेंगे और से। बताइए जी, ये जो है इससे पढ़ के क्या निकल कर आ रहा है? कोई डाउट हो तो बताएं, कोई चीज स्पष्ट होती हो तो बताएं। आप लोगों में से कोई रखें प्लीज। भैया इस जो पहली अनुभूति में तो ये लिखा हुआ है कि कोई भी मानव स्वयं का शोषण नहीं चाहता है। इसमें तो थोड़ी सी स्पष्टता है ही। ठीक है। दूसरी अनुभूति में लिखा है इकाई घटा अनुकूल इकाई बराबर शोषण और इकाई जमा अनुकूल इकाई बराबर पोषण। मैं इसको कहाँ रिलेट कर पा रहा हूँ भैया, मेरे को प्लीज करेक्ट कीजिएगा। जब हमने परमाणु के बारे में हमने समझा था और हमने जाना था कि परमाणु में दो मध्यांश होता है और ऑर्बिट के अंदर परमाणु अंश होते हैं और वो 2, 8, 18, 32 के हिसाब से अपने अपने परिवेश में होते हैं। तो जब 4 से अधिक परिवेश हो जाते हैं तो उसमें जो परमाणु अंश को सहज के रखने की क्षमता मध्यांश में कम हो जाती है। तो उसकी वजह से कुछ परमाणु भूखे परमाणु बन जाते हैं और कुछ परमाणु सॉरी वो थोड़ा सा आ गया था। जो कुछ परमाणु अजीन परमाणु बन जाते हैं और कुछ परमाणु भूखे परमाणु बन जाते हैं। जो भूखे परमाणु हैं वो मैं उसको कहीं मतलब पोषण से एसोसिएट कर रहा हूँ और जो अजीन परमाणु है मैं उनको शोषण से एसोसिएट कर रहा हूँ। क्या ये सही है या ये गलत है? ये थोड़ा सा आप क्लैरिटी दे दीजिए। ओके, और भी किसी से पूछ लेते हैं कि भैया ये जो पोषण और शोषण की यहाँ पर जो बाबा जी एक तरीके से मैथमेटिकली परिभाषा दे रहे हैं कि इकाई माइनस अनुकूल इकाई इज इक्वल टू शोषण और इकाई प्लस अनुकूल इकाई बराबर शोषण। इसको कैसे कैसे देख पा रहे हैं? अगर हमें अपने में समझना हो या किसी को एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे? इसको कैसे देख पा रहे हैं? इकाई जो है वो दो तरह से है, जड़ और चैतन्य।
हम्म, और हम अपने कॉन्टेक्स्ट में रखें तो एक इकाई से अगर दूसरी अनुकूल इकाई चली जाती है तो उसको हम शोषण बोल रहे हैं। हम्म, तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो आगे की जो अनुभूतियां हैं उसमें वातावरण को भी उन्होंने रखा है। हम्म, तो मुझे लगता है कि नहीं, क्लियर नहीं हो पा रहा है मुझे। कोई बात। महेश भाई, आप कुछ सोच पा रहे हैं? भैया मेरे को पर्सनली लगता है, मतलब इकाई के हाँ। माध्यम से नहीं बोलूंगा, मगर ये वैसे मेरे को ये समझ बनती है कि अगर किसी के लिए कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा, और वो मेरे ख्याल से कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जहाँ जितने भी लोग हैं इस धरती पे सबके लिए एक ही है, मतलब बात करने का, या फिर एक किसी को रिस्पेक्ट देने का, या किसी को पोषण, उसको हम पोषण कहेंगे। और अगर वो चीज अगर हटा दी जाए तो शोषण होगा। अगर मैं छोटे बच्चे से भी बात करता हूँ, अपने 4 साल के बेटे से भी बात करता हूँ, ही ऑल्सो नीड्स रिस्पेक्ट, ही हम्म, ऑल्सो नीड्स न्यूट्रिशन, ही ऑल्सो नीड्स समथिंग जिससे वो उसका पोषण हो सके। और ये सब चीजें अगर हटा दी जाएं तो उसका शोषण है, और यही अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी किसी एडल्ट के साथ भी करेंगे तो उसका भी शोषण है। मेरे को ये समझ में। हम्म, ठीक है, और कोई रखेंगे? भैया ये अगर मैं इकाई स्वयं को मानूं, जैसे जैसे मैं इफ आई फील डिसरिस्पेक्टेड, आई थिंक वो शोषित महसूस करूंगा। अनुकूल का अर्थ जो मुझे समझ में आया है कि जो स्वीकारने योग्य है, हम्म, ठीक है। हम्म, और जब मैं व्हेन आई फील रिस्पेक्टेड, मैं पोषित महसूस करूंगा। हम्म, लेकिन अनुकूल को इकाई के साथ जोड़ के ये मुझे ये टर्म समझ नहीं आ रही है। अनुकूल इकाई क्या होगा? इकाई माइनस अनुकूलता शोषण, इकाई माइनस प्लस अनुकूलता पोषण, ये शायद कोई बात नहीं। कनेक्ट हो पा रहा तो है, लेकिन भैया, इकाई हाँ, तो मैं मतलब मैं अपनी तरफ से रख देता हूँ कि देखिए, हम सब इन चीजों को ना लिखी तो हमारे सामने ही है, हम सब अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। मैं भी जैसा इसका देख रहा हूँ आपके सामने रखता हूँ, और फिर आप बताइए कि क्या मतलब इससे कुछ सहायता बनती है समझने में। कि एक ना, जैसे माने ये पहले इस वाले को डिस्कस कर लेते हैं, इकाई प्लस अनुकूल इकाई बराबर पोषण, है ना? तो अब इकाई क्या बोला है कि अस्तित्व में दो तरह की इकाइयां हैं, जड़ और चैतन्य, है ना? तो अब यहाँ पर जड़ के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा और चैतन्य के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो अब हम एक जड़ इकाई के रूप में देख लेते हैं, जैसे हमारा शरीर है ना? कोई भूखा व्यक्ति है, मैं ही भूखा हूं, तो अब मेरे लिए अनुकूल इकाई क्या होगी? एक दूसरी जड़ इकाई, एक भोजन की थाली जो है, मैं भूखा हूं तो मेरे लिए भोजन की थाली अनुकूल होगी या प्रतिकूल होगी? कंड्यूसिव होगी या नॉन कंड्यूसिव होगी? अनुकूल हो गए। अनुकूल होगी, है ना? मुझे प्यास लगी है तो मेरे लिए पानी जो है वो कंड्यूसिव होगा या नॉन कंड्यूसिव होगा, है ना? तो इकाई, मैं एक इकाई हूं, पानी भी एक इकाई है, भोजन भी एक इकाई है। तो मैं प्लस मेरे लिए अनुकूल इकाई, ये मिला तो पोषण हुआ मेरा, है ना? और मैं हूं और मेरे को भोजन चाहिए, लेकिन मेरे से भोजन छीन लिया जाए, मतलब मेरे से मेरी अनुकूल इकाई को दूर कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो वो मेरा पोषण होगा या शोषण होगा? शोषण होगा। वो शोषण होगा, है ना? तो बिल्कुल जो है ना, एक सिंपल भाषा में इस तरह से बात को रख रहे हैं कि इकाइयों की परस्परता में अनुकूलता और प्रतिकूलता जो है वो हम फील कर पाते हैं। और इसमें ना कहीं पर एक सेंटेंस आया था अभी, इस अध्याय में शोषण एवं पोषण का अध्ययन मानव के संदर्भ में ही किया गया। ठीक है, तो हम इसको फैलाएं ना, मतलब ज्यादा कि मतलब हम किसी, है ना, मतलब एक शेर खरगोश को खा रहा है तो पोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है। अभी मतलब वो उस तरफ हमको नहीं जाना। ये चैप्टर जो है ये मानव पर फोकस्ड है, और जब हम पोषण एंड शोषण की बात कर रहे हैं तो हम मानव के रेफरेंस में कर रहे हैं। इतना जो है हम लोग
ध्यान भी रखेंगे। तो क्योंकि चैप्टर का नाम ही पोषण एंड शोषण है, और हम सब ने ये शब्द तो अपने अपनी अपब्रिंगिंग में, अपने अपने परिवेश में सुनने हैं, लेकिन बाबा जी ने ऐसा उचित समझा, जो मेरे को बिल्कुल सटीक लग रहा है, कि चैप्टर के खुलते ही पहले हम इसको परिभाषित कर दें, सो दैट एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज, है ना, सबकी अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा नोशन के साथ में ही ना चलते रहें। तो इकाई, कोई भी इकाई है तो उसको कुछ ना कुछ अनुकूल भी रहता है और कुछ ना कुछ प्रतिकूल भी रहता है। तो इकाई को जब अनुकूल इकाई मिलती है तो उसका पोषण होता है, और इकाई से अनुकूल इकाई को छीन लिया जाए, दूर कर दिया जाए, तो वो इकाई का शोषण हुआ। ठीक है, तो जब हम शरीर के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, जैसे शरीर, मैंने एग्जांपल दिया कि मुझे भूख लगी है या मुझे प्यास लगी है, तो फिर जो अनुकूल या तो शरीर एक जड़ इकाई है, तो इसकी अनुकूलता या प्रतिकूलता भी जड़ संसार से ही होगी। भोजन भी जो है वो जड़ है। अब हुआ कि मानव सिर्फ शरीर नहीं है, मानव चैतन्य इकाई भी है। मानव जड़ और चैतन्य का, या शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। तो मानव अपनी समझ के साथ भी है, मानव अपने विचारों के साथ में भी है। तो विचारों के साथ में है, तो उन विचारों को भी अनुकूलता मिले, है ना, विचारों को भी समझ दे पाए, ताकि एक बच्चा जब समय के साथ में हम उसको शिक्षा देते हैं और वो 20 साल की उम्र तक पहुंचता है, तो तो उसके लिए अनुकूल इकाई जो है वो सही विचार का पोषण जो है ना, मतलब एक चैतन्य इकाई को सही विचार मिल जाए, जैसे एक एक शरीर को पौष्टिक भोजन मिल जाता है उसको, तो हम कहते हैं कि भैया उसका पोषण हुआ। इसी तरह विचारों को भी सही विचार मिल जाए, उसको जो है अनुकूल इकाई मिल जाए। तो अनुकूल इकाई क्या होगी, एक दूसरा मानव मिल जाए जो सही विचार के साथ में। अब इसको बिल्कुल इस तरह से देख सकते हैं कि एक बच्चे का पोषण कब होगा, अगर हमने उसके विचारों का पोषण करना है, तो उसके आसपास ऐसे मानव हों, उसके मम्मी पापा ऐसे हों, दादा दादी ऐसे हों, चाचा चाची और जितने भी आसपास बड़े लोग हैं, टीचर्स, कि वो उसके विचारों का पोषण कर पाए, तो वो पोषण होगा। और अगर एक बच्चा तो है, उसका उम्र शरीर की बढ़ रही है, लेकिन साथ-साथ उसके विचारों का पोषण नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ? हमने उससे सही विचार, तर्क रूप में जो विचार उसको दिए जा सकते थे, वो दूर रखे हुए हैं। जानबूझकर दूर नहीं रखे हुए, लेकिन हमारे पास में है ही नहीं। जैसे एक गरीब घर है, अगर कोई ऐसा माने, तो उसके मम्मी-पापा जानबूझकर अपने बच्चे को भूखा नहीं रखते हैं। तो क्या है ही नहीं खाना, तो अब क्या करेगा, बच्चा भूखा है। तो इसी तरह से घर में भूख की कमी नहीं है, खाने की कोई कमी नहीं है, खाना पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन सही विचार देने वाला कोई नहीं है। तो अब बच्चे को सही विचार नहीं मिल रहा, तो बच्चा बड़ा हुआ और सही विचार के बिना ही बड़ा हो गया। तो वो जो है अनुकूल इकाई उससे दूर रही, इसको शोषण का। इसका ना एक बड़ा अच्छा हमारे साथी थे, उन्होंने बड़े अच्छे से इसको इसको उदाहरण के रूप में, एक प्रश्न के रूप में रखा कि हम अपने आसपास, अपने वातावरण में देखें, तो अनुकूल इकाइयों की संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है? अनुकूल इकाइयां मतलब समझदार मानवों की संख्या। क्या महसूस होता है कि हमारे बचपन से आज तक, पिछले 25 साल में, पिछले 35-40 साल में, हमें समझदार मानवों की संख्या बढ़ती हुई फील होती है, या ऐसा फील होता है कि बढ़ नहीं रही है, शायद कम हो रही है? बताइए प्लीज। मेरे अनुमान से बढ़ रही है। समझदार लोगों की संख्या बढ़ रही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया जागृति क्रम तो की तरफ और देखा जाए तो बहुत घट रही है कि पहले के समय में जिस तरीके से विचारों की बात होती थी घर में बच्चों के साथ में, हम्म, आज आज उसमें कहेंगे तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस है, हम्म। मगर वो किस प्रकार के विचार हैं वो एक सब्जेक्टिव बात है। क्या वो मतलब वो प्रिय हित लाभ वाले विचार है या न्याय धर्म सत्य वाले विचार है ना, ये मेन मुद्दा जो है वो है, आएगा। और पेरेंट्स भी वही परोसेंगे जो उन्होंने खुद खाया है, तो बिल्कुल। तो तो वो कहीं ना कहीं वो लैक हो जाता है।
प्लस मेरे को एक पॉइंट और ऐड करना था सर भैया इसमें कि क्या कहते हैं जो विचार हैं वो जब आप बोल रहे थे कि पोषण वाली बात बोल रहे थे तो उसमें गलत में तो बहुत सारे विचार है ना, सही में एक ही है। मतलब जो बाबा जी हमेशा बोलते हैं ना कि सही तो एक ही है और गलत तो बहुत सारी चीजें हैं। तो शायद एक यूनिवर्सल विचार, अगर मैं बोलूं उस चीज को, शायद बहुत वेग है, बट वो यूनिवर्सल विचार जो है वो शायद आपके घर के बच्चे, मेरे घर के बच्चे, इवन जो जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सबके घर के बच्चों के लिए एक ही होगा। या अगर उसमें जैसे भैया की अभी बात थी कि करंट वाली तार को हाथ नहीं लगाना, ये अगर सेफ्टी की बात की जाए तो ये यूनिवर्सल ही है ना। कोई इस धरती में 700 करोड़ लोगों के जो भी बच्चे हैं उनके कोई भी हाथ तो नहीं लगाएगा और वो जीवित रहेगा, ऐसा भी कुछ वो नहीं कह। तो एक यूनिवर्सल विचार तो होना चाहिए सभी चीजों के लिए। तो अभी जो यूनिवर्सल जो यहाँ पर चैतन्य के रूप में रखा गया भैया कि ये जो जीवन में जब हम बात कर रहे हैं तो प्रिय हित लाभ में सभी अलग अलग है ना। दो जागृत व्यक्ति भी प्रिय हित लाभ में अलग अलग हो सकते हैं, है ना। एक जागृत व्यक्ति को एक तरह का फल पसंद हो सकता है और दूसरे जागृत व्यक्ति को दूसरी तरह का फल पसंद हो सकता है। वैसा थोड़ी है सब जागृत व्यक्ति एक ही तरह की सब्जी खाएंगे, एक ही तरह का फल खाएंगे, है ना, या एक ही तरह का कपड़ा पहनेंगे, है ना। तो प्रिय हित लाभ जो है उसमें सब लोग अलग अलग होना स्वाभाविक है। हम अपने घरों में भी अच्छे संबंधों में भी जहां जहां रह रहे हैं वहां पर भी ऐसा पाते ही है कि भैया मैं दूसरे का सम्मान भी करता हूँ लेकिन दूसरे को कुछ और खाने में पसंद है और मुझे कुछ और खाने में पसंद है, इसमें क्या प्रॉब्लम है ना। किसी दूसरे को दूसरा रंग, आपको दूसरा रंग पसंद हो सकता है, मेरे को दूसरा रंग पसंद हो सकता है ना। इससे संबंध में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इससे न्यायपूर्ण तरीके से जीने में कोई समस्या नहीं है। तो हम सब न्याय धर्म सत्य में एक है ना। ये जितने हमारे सेशंस इतनी कंटिन्यूअसली इतने लंबे समय से चल रहे हैं, ये इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि हम सब में न्याय धर्म सत्य की प्यास है, चाहना है, हमने उसको पहचाना है और हम उसको समझना चाहते हैं। ये सब में न्याय धर्म सत्य की चाहना है, ये इसमें हम सब मानव एक है ना। प्रिय हित लाभ में सब अलग अलग है। तो पोषण जो करना है वो न्याय धर्म सत्य का पोषण करना है। ये वाली पोषण करने वालों की संख्या बढ़ रही है या कम हो रही है, ये देखने की बात है। मुझे लगता है बढ़ रही है संजय भैया। हाँ बढ़िया है भैया। नहीं बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जितना ज्ञान हम पहले जमाने में जो जैसे फॉर एग्जांपल आज हम जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज हम अपने अच्छे विचारों को सुदूर पहुंचा पा रहे हैं और लोगों के अंदर जागृति हो रही है। दूसरी बात यह है कि उनकी जो मतलब सो कॉल्ड जो उनका जो स्टाइल जो उनका जो आर्थिक स्थिति है वो बेटर हो रही है, शिक्षा में बढ़ाव हो रहा है और लोगों का हल्के हल्के लेवल जो है वो अब आगे की तरफ जा रहा है, जिसको हम जागृति क्रम बोल रहे हैं। वो अलग बात है कि हम आसपास देख रहे हैं कि अभी भी लोग जो हैं वो लाभ और प्रिय हित लाभ में ग्रसित हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ह्यूमैनिटी इज गोइंग इज प्रोग्रेसिंग अहेड एक्चुअली इन तो टर्म्स भैया ऑफ लाइक। तो इसको ना हमने काफी सारे प्रश्न और एक समीक्षा वाला पार्ट पहले से किया ही है। तो भैया अगर हम काफी बार ये भी बात करते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं और हमारे सामने आती भी हैं ये बातें कि भैया ये धरती में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और है ना रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है, और ये हमने काफी लंबी लंबी बातें पहले भी एक समीक्षा वाले पार्ट पे की है। तो अगर समझदार लोगों की गिनती बढ़ रही है, ठीक है, तो ये बाकी की स्थितियां भी ठीक होनी चाहिए। मतलब अगर 25 साल में समझदार लोगों की संख्या बढ़ी है तो 25 साल में जो है ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग कम होनी चाहिए। घरों की समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं, भाई भाई के पारिवारिक झगड़े क्यों बढ़ रहे हैं, है ना। मतलब जितनी भी हम व्यवस्थाओं की बात करें कहीं पर भी कर रहे हैं भैया, मैं तो इंडिया के इलेक्शंस हो तो इंडिया के इलेक्शंस की बात कर लो। अब मैं यूके की पॉलिटिक्स को ज्यादा नहीं फॉलो करता, लेकिन यूएसए की पॉलिटिक्स यहाँ के अखबारों में आ जाती है, तो हम यूएसए के इलेक्शंस को जब फॉलो करते हैं तो भैया कुछ फर्क नहीं दिखता इंडिया के इलेक्शंस में और यूएसए के इलेक्शंस में। वो सारा डेवलप्ड कंट्री का तामझाम जो है वो सारा खुला सामने आ जाता है कि भैया कितना डेवलप्ड है और कितना डेवलप
नहीं है। मतलब अगर प्रेसिडेंशियल लेवल के ऊपर ये बातें हो रही हैं तो फिर बाकी जगह पे क्या हो रहा होगा, ये अनुमान जो है बड़ी आसानी से जी लग जाता है। तो जी चीजें ठीक हैं, तो एक सवाल तो ये उठता है, भैया अगर चीजें ठीक हैं तो फिर तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। विकल्प की जरूरत तब पड़ती है जब ये एक अपने में महसूस होता है कि जैसा चल रहा है और जैसा चलता आया है, इससे जहां पर हम पहुंचे हैं ये ठीक जगह नहीं है ना। तो अगर हम्म ठीक चल रहा था तो ठीक जगह पे ही पहुंचते, लेकिन जैसा चल के आए हैं, यहाँ पे जिस जगह से पहुंचे हैं भैया, 50 साल के बाद में धरती की क्या हालत होगी, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हमारे बच्चे जो है वो किस तरह की धरती पे अपने 80 साल बिता पाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो चीजें ठीक हैं या नहीं है, संबंधों में रह पा रहे हैं, योग्यता बढ़ रही है या कम हो रही है, इसको भी ईमानदारी से देखा जाए, निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण करके। तो तो सबके जवाब अलग अलग आएंगे, सबका परिवेश अलग अलग है। ऐसा हम्म ऐसा ऐसा हो सकता है कि भाई आप जहाँ पर रह रहे हैं और आपके आसपास पहली चीज हो कि भैया हाँ चीजें बढ़िया से चल रही है, तो अच्छी बात है। मतलब इसमें कोई हम्म समस्या वाली बात नहीं है। मतलब मैं जहाँ पर खड़ा हूँ और जहाँ से ये मध्यस्थ दर्शन निकल कर आ रहा है, यहाँ पर प्रस्तावित ये है कि चीजें ठीक नहीं हम्म है ना। और चीजें ठीक नहीं है क्योंकि समझदार लोगों की मल्टीप्लिसिटी नहीं हो रही है, उनकी संख्या बढ़ नहीं रही है। और हम्म काम क्या करना है, समझदार लोगों की ही संख्या बढ़ानी। समझदार लोगों की संख्या घर में समझदार लोगों की संख्या बढ़ती है तो घर का माहौल ठीक होता है ना। ऑफिस में समझदार लोगों की संख्या बढ़ती है तो ऑफिस का माहौल ठीक होता है। देश में समझदार लोगों की संख्या बढ़ेगी तो देश का माहौल ठीक होगा। दुनिया में समझदार लोगों की संख्या बढ़ेगी तो दुनिया का माहौल ठीक होगा ना। अब माहौल ठीक हो रहा है या खराब हो रहा है, ये हम सबके ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, हम सब अपने अपने कंक्लूजन उससे ड्रॉ कर रहे हैं। जी। एक छोटा सा एग्जांपल कि मध्यस्थ जीवन पहले, सॉरी मध्यस्थ दर्शन जो है पहले कुछ लोगों के पास ही था। आज उनमें जगह मतलब उसमें उस संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो अगर हम इस छोटे से एक्सपेरिमेंट में भी देखें या इस छोटे से उसमें भी देखें तो संख्या बढ़ रही है, घट नहीं रही है। ये मेरा अभिप्राय है। हाँ तो इस उतने। तरीके से हाँ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, तो भैया अभी मध्यस्थ दर्शन पहले में देखें, जैसे 50 साल पहले तो मध्यस्थ दर्शन था ही नहीं। बाबा जी ने खुद ही ऐसा क्लेम किया है कि मुझे समझ ही 1970-72 के आसपास आया है। तो जस्ट 50 साल पहले तो बाबा जी को खुद में क्लैरिटी हुई। अगले 20 साल तक बाबा जी ने इसकी बहुत जगह पे बातचीत करने की शुरू कोशिश की, और फिर 1990 तक आते आते कुछ कुछ लोगों को ये वाली बात स्वीकृत हुई। आईआईटी दिल्ली के काफी प्रोफेसर जो है 1990 के आसपास फिर बाबा जी के पास में गए, बाबा जी का वर्कशॉप कराया आईआईटी दिल्ली में, और फिर धीरे से 1990 के बाद में कुछ कुछ लोगों ने इसको समझने जी शुरू किया। लेकिन हम जी दुनिया की पॉपुलेशन को लेकर चले भैया तो मतलब 700-800 करोड़ लोगों में आज की डेट में भी अगर हम कई बार बैठ के देखें कि मध्यस्थ दर्शन का, जीवन विद्या का 8 दिन का शिविर कराने वाले कितने लोग हैं, तो हम ऐसा पाते हैं, कई बार हमने गिनती श्रवण भैया और मैं गिनने लगे तो 100 लोग भी नहीं निकल कर आए थे जो हम्म कि 8 दिन का शिविर जो है वो कंडक्ट कर सके। तो हम्म लोग समझना चाहते हैं, उन लोगों की संख्या बढ़ रही है, इतने में मैं हम्म एग्री कर रहा हूँ। लेकिन जो हम्म समझना चाहता है वो समझदार हो नहीं गया हम्म है ना। वो भी जी समझदार होना ही चाहता है। जी तो उसको भी जहां पर खड़ा था वहां पर चीजें ठीक नहीं है, जहां पर ठीक था तो वहां पर तो फिर रहता ही, मतलब वहीं पर ही टिका रहता। मतलब मैं बिल्कुल क्लियरली ये चीज मेरे को ठीक सी लगती है। हम्म तो उस प्रश्न से हम क्या निकाल पा रहे हैं? आपने जो प्रश्न किया था कि भाई संख्या बढ़ रही है कि घट रही है, हाँ तो तो अगले नहीं, उसका हम्म निकालने का ये मतलब था कि अगर अनुकूल, तो ये जो समझदार लोग हैं यही अनुकूल इकाइयां हैं, हम्म है ना। तो अगर अगर समझदार लोगों की संख्या नहीं बढ़ रही है तो अगली पीढ़ी का शोषण होना लाजमी है ना। हम्म एसेंशियल है कि उनका शोषण होगा, क्योंकि अगली पीढ़ी की जो मानव इकाइयां हैं उनको अनुकूल इकाइयां नहीं मिल रही हैं। हम्म बस इतनी सी बात थी, यहां से जी शुरू हुई थी बात, जी है ना। तो एक बच्चे के लिए अनुकूल इकाई उसके आसपास समझदार लोगों का होना है।
है ना, तब बच्चे का पोषण जो है वह तब उसका सर्वांगीण पोषण होगा, मतलब तब उसका शरीर के पोषण की तो अभी भी काफी सारे पेरेंट्स जो है वो ध्यान रखते हैं और कर भी पाते हैं। मैंने काफी घरों में देखा है कि बच्चों की जब शादियां होती हैं तो बच्चे शारीरिक रूप में पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। घर में लड़ाइयां क्यों शुरू होती हैं? क्योंकि वैचारिक पोषण ठीक नहीं हुआ था। बादाम खूब खिलाए गए थे, शुद्ध देसी घी अच्छा सा खिलाया गया था, शरीर में किसी तरह की कोई कमी नहीं रह गई थी, है, शरीर पूरा स्वस्थ रहता है। लेकिन झगड़ा क्यों होता है? वैचारिक पोषण नहीं हुआ था। वैचारिक पोषण क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि अनुकूल इकाइयां नहीं थी आसपास। बस इस चीज की तरफ ध्यान चला जाए भैया। क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग काफी बार जो हमने बार बार बात की है, यंग पेरेंट्स हैं आप सब में से काफी लोग, है ना, तो अपने बच्चों के अपब्रिंगिंग के टाइम पे इनके आसपास समझदार लोग रहें, है ना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। मैं जिस समझदारी के साथ था मैं खुद भी उससे ज्यादा समझदार बनूं, और फिर मेरे पास में ये चॉइस भी रहती है कि मैं किन घरों में जाऊंगा, मेरे घर में कौन से लोग आएंगे, तो वो लोग भी अनुकूल इकाइयां हैं, कितनी अनुकूल हैं कितनी नहीं है, ये मूल्यांकन मैं कर पाऊं। तो हम लोग, मैं और ऋतु जो है, ऋतु ने अभी कॉल भी ज्वाइन कर लिया है, हम लोग कई बार बैठकर इस चीज की बड़ी खुशी सी मनाते हैं कि पिछले 5-7 साल में एक बहुत बढ़िया काम ये हुआ है कि हमारे बच्चों के आसपास अनुकूल इकाइयों की संख्या बढ़ी है। हमारे घर में सोम भैया, है ना, और सुरेंद्र पाल भैया, और ये अशोक गोपाला जी, है ना, इन सब के साथ में हमारे इंटरेक्शंस होते हैं, हमारे बच्चों के भी इनके साथ में इंटरेक्शंस होते हैं। ये अनुकूल इकाइयां जो हैं ये हमारे बच्चों के साथ में रहती हैं। ये हम कर पाए, ये अपने में काफी एक अच्छा सा फीलिंग आता है और बड़ा क्लियर सा महसूस होता है कि बच्चों की अपब्रिंगिंग का, बच्चों के पोषण का ये वाला एक पार्ट जो था बड़ा जरूरी। अभी तक तो भैया जो भ्रमित मानव परंपरा है ना, इसका भी निरीक्षण परीक्षण करें तो अभी तक हमारे घरों में कौन लोग आएंगे या हम किनके यहाँ जाएंगे, एक भाषा बड़ी आसानी से भ्रमित समाज में मिलती है। अरे भैया ये काम आएगा, ये आदमी, इसके साथ में उठना बैठना रखना चाहिए, इसके साथ में मेल जोल रखा जाए। तो अभी तक मेल जोल रखना, सामाजिकता, ये सारे प्रिय हित लाभ के अनुसार बने हुए हैं, ऐसा हमको निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण में दिखता भी है। ठीक है कि नहीं है? ये एक चीज थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जैसे आप बता रहे हैं, थोड़ा सा जोर से बोले भैया। हाँ भैया, एक चीज जोड़ना था कि जैसे आप बता रहे हैं गोपाल जी आते हैं या सोम भैया आते हैं, वो तो बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं, मगर अगर अपने ही सर्कल में देखा जाए तो एक मूल्यांकन करना भी एक बात है। हाँ, कि अगर मूल्यांकन अगर नहीं है तो फिर नहीं, मतलब अनुकूल जो इकाई है उसको लेके आना भी एक बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। तो भैया जिसको मैं मूल्यांकन, जिसको मैं ज्यादा मूल्यवान मानता हूँ उसी के साथ उठता बैठता हूँ। तो अभी हमने प्रिय हित लाभ के अनुकूल इकाइयों को अनुकूल इकाइयां माना हुआ है, तो हम भी उनके साथ में बैठते हैं और अपने बच्चों को भी कहते हैं कि भैया जो है ना थोड़ा इनके साथ में दोस्ती रखो, और मतलब है ना इनकी गुड बुक्स में रहो। इस तरह की भाषा जो है वो सुनने में आती ही है बड़ी क्लियरली। तो अनुकूल इकाई को यहाँ पर समझदारी से रिलेट कर रहे हैं, न्याय धर्म सत्य से रिलेट कर रहे हैं, जागृति से रिलेट कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम पोषण एंड शोषण था। मुझे लगा कि ये इसको सेट करना बड़ा जरूरी है कि हम पोषण एंड शोषण जो है वो किस चीज को कह रहे हैं। तो थोड़ा हमने समय लगाया इस पे, लेकिन अगर इतने में लगे कि हाँ अब सेट हो गया ये, तो आगे भी जो है आगे भी डिस्कस करते हैं। हम लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हैं संजय भैया। अगर हम अगर मतलब जैसे जो प्रिय हित लाभ के चक्कर में मेल जोल बढ़ा रहा है, तो इंटरनली मतलब उनके वैसे ही विचार हैं। तो ये मेरा अपना अनुभव है कि अब हम जैसे हैं, हम उन्हीं लोगों के सराउंड मतलब उनकी ही सानिध्य में पहुंच जाते हैं या पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन इसको मतलब पहुंच जाते हैं, इसको यहाँ पे रोक देना है या इसको इवेल्युएट भी करना है कि भैया
ये ठीक है कि नहीं है, मतलब है ना? मेरा बच्चा भी बड़ा हो रहा है, सपोज कीजिए मेरे बच्चे को मूवीज का शौक है, मूवीज देखने का शौक है, और वो बस ऐसे ही दोस्तों के साथ में मिल गया कि बस वो सुबह शाम मूवीज ही देखना है भैया, है ना? इस शुक्रवार को यहाँ रिलीज हो रही है, इस संडे को इस थिएटर में जाएंगे, अगले संडे को वहां पे जाएंगे। अब जिंदगी जो है सिर्फ मूवीज के इर्द गिर्द ही घूम रही है। किसी को खाने पीने का शौक है, तो हमारे बच्चे भी बड़े होंगे, आपके भी बड़े होंगे, तो किसी का ऐसा भी हो सकता है कि खाने पीने का शौक। अब दोस्ती यारी सारी की सारी उसी के इर्द गिर्द चलती रहेगी। इसको हम पोषण कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये अपने में जब हम टटोल कर देखते हैं तो क्या निकल कर आता है। आई थिंक बच्चों के हिसाब से तो माँ बाप अभी भी थोड़ा सा कैलिब्रेशन चाहते हैं, क्योंकि बच्चों मतलब जैसे मतलब बच्चों के मैं अभी यहाँ पर एक ग्रोन अप एडल्ट के रूप में देख पा रहा था। बच्चों के लिए अभी भी शायद पेरेंट्स का थोड़ा सा इंटरवीन, उनको उनको उनका अच्छा या बुरा जो है वो एक हमारे एक्सपीरियंस जो है वो उसके मुताबिक हम लोग उनको तो गाइड करने बच्चा की जो है कोशिश। वो अच्छी संगत में रहे, वो न्याय धर्म सत्य की बातें करे, और मम्मी पापा प्रिय हित लाभ में जीते रहे। ऐसा नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा ऐसा। ऐसा तो नहीं हो पाएगा, है ना? अगर हाँ, मम्मी पापा को प्रिय हित लाभ में मजा आ रहा है, तो बच्चे बच्चा भी भी प्रिय हित लाभ के रास्ते पे ही चलेगा भैया, मतलब हो ये रहा है यही कि हम चाहते हैं यही बच्चों हो से रहा है। कि हाँ, हम चाहते हैं बच्चों से कि वो एक आदर्श तरीके से रहें, और हाँ, हम उनके सामने हाँ, वैसी प्रस्तुति नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। हम तो आपस हमें में लड़ाई कर प्रस्तुति ले रहे हैं। करनी नहीं है। हाँ, हमें हमें दिखावा नहीं करना है वैसी प्रस्तुति का, जैसे हाँ हमने मतलब पिछले पेज पे देखा हम्म, था। मैं अगर मन से मेरे को न्याय धर्म सत्य ठीक लगता है, तो तभी एक संभावना बनती है कि बच्चे को भी वो ठीक लगेगा। अगर मैं दिखावे के लिए कर रहा हूं तो वो नहीं होता है भैया। कितनी जगह पे हमने देख लिया, घर में पूजा पाठ और दान चंदा और ये बहुत कुछ हो रहा है, और व्यवहार खराब होता है, तो आखिर में जो है वो व्यवहार के अनुकूल ही अगली पीढ़ी निकलती है भैया, मतलब जी मैं छोटा सा एग्जांपल है कि हम कहते हैं झूठ मत बोलो, और हाँ, वहीं पे हम कह देते हैं कि भैया उनसे बोल देना कि हम घर पे नहीं है। हाँ, तो बच्चा देख रहा है। और हाँ, रजत भैया, मैं एक छोटी सी चीज जोड़ना चाहूंगा। जी, जी, जैसा आप बता रहे हाँ, थे ना, लाइक माइंडेड लोगों के पीछे ही हम जाते हैं। डेफिनेटली उस जगह पे जो है ना, वो सेल्फ इवेल्युएशन वाली जो बात है ना, वो शायद निकल के आएगी कि पहले हमारा स्व निरीक्षण अगर हम कर लेंगे तो वो लाइक माइंडेड जो लोग हैं, क्योंकि अगर अगर मैं ही प्रिय हित लाभ की दृष्टि से ही अपने आप को देखता हूँ और लाइक माइंडेड लोग भी प्रिय हित लाभ वाले ही होंगे, तो बात बनेगी नहीं। अगर मैं अपना स्व निरीक्षण कर पाऊं कि मैं प्रिय हित लाभ की तरफ जा रहा हूँ ज्यादा, या मेरा जो वो है न्याय धर्म सत्य की तरफ सोच है, तो फिर लाइक माइंडेड लोग भी बदल सकते हैं। ऐसा मैंने रिसेंटली पाया है, तो मैंने चाहा कि आपके साथ एक बार इसको शेयर कर। जी, जी, जी। आप ये कह रहे हैं कि जो प्रियहित लाभ में पहले थे, चूंकि इवैल्यूएशन नहीं कर पाए और अब उनको ज्ञान मिला, और वो नाउ दे वांट टू गो टुवर्ड्स सत्य, न्याय सत्य एंड लॉ, एंड उस हिसाब से फिर उनके वो सब चीजें चेंज हो गई, उनके उनके मित्र मंडली भी बदल गई, ऐसा क्या कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा अलग कह रहा हूँ। मैं अपने लिए ही कह रहा हूँ, अपना एग्जांपल लेके, कि हम्म, पहले जो मतलब जब मैंने अपने आप को टटोला और थोड़ा सा देखा कि किस तरीके के लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है और क्या मैं अल्टीमेटली अपना टाइम कहाँ यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो इवेंचुअली निकल के ये आया कि मेरे को यही चीजें पसंद आ रही हैं जो कि प्रिय हित लाभ की तरफ है। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने ऊपर, मेरे को काम करना पड़ेगा ऐसा मैंने सोचा और थोड़ा बहुत किया भी, जिसकी वजह से अब मेरे को लगता है कि न्याय धर्म सत्य के जो ग्रुप है उससे ज्यादा मेरे को मजा नहीं आता। जबकि लाइक माइंडेड अगर मैं बोलूंगा तो लाइक माइंडेड वो भी थे, मगर वो समय था एक। अब जब थोड़ा सा मतलब अपने पे काम किया है, तो वो अब लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो बदल गए। बस यही कह रहा ओके, ओके, ओके। था। तो वो चीज हो सकती है, और बच्चे तो डेफिनेटली उस चीज को पकड़ेंगे ही फिर। ये इसमें ना वो टटोलने की बात ये है कि ये जो प्रिय हित लाभ रहता है, ये प्रिय हित लाभ ना निरंतर नहीं रहता है। किसी दूसरे का तो छोड़ो, अपनी जिंदगी को भी देखा जाए पिछले 20 साल में, तो क्या वो सारी चीजें जो मुझे 20 साल पहले प्रिय थी, जैसे मैं प्रिय हित लाभ को जिस डायमेंशन से पिछले 20 साल से देखता था, उसमें अपने में भी कुछ चेंज होता हुआ दिखता है, या वो स्टैटिक रहता है?
मतलब फॉर एग्जांपल जो मेरे को 20 साल पहले प्रिय थे, जो मेरी हॉबीज थी, है ना, जो मेरे को जिन चीजों की तरफ मन करता था, क्या वो जिंदगी भर वही रहते हैं या उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं? भैया इसमें न्याय धर्म सत्य के बारे में भी आप थोड़ा सा अगर बात करेंगे तो मेरे को थोड़ी समझ बन जाएगी। तो प्रिय हित लाभ ना एक व्यक्ति का अपने में भी समय के साथ साथ बदलता रहता है। जैसे कि मैं कई लोगों को जानता हूं जो कभी नॉनवेज खाते थे और फिर 40 साल की, 50 साल की, 60 साल की उम्र में आके उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। आपने भी ऐसा देखा सुना है कि नहीं है? ठीक ये है, भी है, रिलिश करते थे, फिर रिलिश फर्क करते पड़ना थे। बंद बंद हो फिर गया। कोई स्टेज आती, तो पहले नॉनवेज प्रिय था उसी आदमी को 20 साल के बाद में अब नॉनवेज प्रिय नहीं है। ठीक है, अब अगर दोस्ती हुई हुई है कि यार दूसरे को भी नॉनवेज अच्छा लगता है, मेरे को, तो दोस्ती का आधार नॉनवेज था। तो अब एक आदमी ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया या ड्रिंक करना छोड़ दिया, तो अब दोस्ती ही छूट गई, है ना, क्योंकि अब करना क्या था बैठ के, या खाना पीना ही था, मौज मस्ती ही करनी थी, तो ये वाली चीज हट गई, तो दोस्ती जिस बुनियाद पे टिकी हुई थी वो बुनियाद ही हिल गई। तो तो बेसिकली जो प्रिय हित लाभ के पर आधारित संबंध रहते हैं वो हमेशा चल पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है ना। किसी एक पार्टी का प्रिय हित लाभ बदला, है ना, मेरे को जो 10 साल पहले, 15 साल पहले ऐसा लगता था कि भाई हाँ यार पैसे बहुत होने चाहिए, हो सकता है कि एक ऐसी स्थिति बने कि अभी लगता है कि यार अब पैसे इतने नहीं चाहिए, हमारा समृद्धि का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी दोस्त वगैरह जो थे वो सारे के सारे बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, प्लॉट कैसे खरीदे जाए, प्रॉपर्टी इतने की खरीदो, इतने की बेचो, यहाँ पर आजकल अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं। अब वो चर्चाओं के मुद्दे जब वही रहते हैं और अब उसमें मेरी अगर उसमें दिलचस्पी खत्म हो गई तो ऐसा लगता है कि दोस्ती ही खत्म हो गई, क्योंकि उनकी तो भी दिलचस्पी बनी हुई है। तो प्रिय हित लाभ में वेरिएशन एक आदमी के अंदर भी शरीर यात्रा में कई बार चलता रहता है, आस्थाओं में भी चलता रहता है। एक आदमी कभी भगवान पे विश्वास करता है, 10 साल के बाद में भगवान पे विश्वास करना बंद कर देता है, या पहले नास्तिक था, 10 साल के बाद में सही पूजा पाठ करनी शुरू कर देता है ना। आस्थाएं बदलती रहती हैं। प्रिय हित लाभ में हमारा जो जितना वेटेज किस फैक्टर का है वो बदलता रहता है। न्याय धर्म सत्य में सभी मानव एक समान है। तो एक मानव भी अपनी शरीर यात्रा में न्याय धर्म सत्य की चाहना के साथ में रहता है, और हजारों लाखों साल के मानव जाति के इतिहास में भी देखें तो सभी मानव ये चाहते हैं। ठीक, तो जहां पर संबंध का आधार न्याय धर्म सत्य होता है, वहां पर संबंध लंबे समय तक चल पाएगा, ये क्लियर होता है ना। प्रियहित लाभ में चल गया तो चल गया, अभी कहीं पे कुछ बदलाव आ गया तो वहां पे संबंध खत्म भी हो सकता है, ऐसा हमने होते हुए। मैं ऋतु भी कॉल में है और मैं बड़ी क्लियरली आप लोगों से शेयर कर सकता हूं कि हम लोगों के एक दूसरे के साथ में प्रिय हित लाभ में कई डिफरेंसेस हैं, है ना। इनका कुछ और प्रिय है, मेरा कुछ और प्रिय है ना। शरीर का कितना ध्यान रखना है, इनकी इनकी अपनी नोशंस है, मेरी अपनी नोशंस है, एंड दे समटाइम्स आर सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंट फ्रॉम ईच अदर आल्सो। एक दूसरे से हमेशा मिलती हो ऐसा नहीं होता है, कई बार उसमें चेंजेस रहते हैं, मतलब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमारा पति पत्नी संबंध, गृहस्थी में संबंध जो है वो अच्छे से चल रहा है, क्योंकि क्योंकि न्याय धर्म सत्य के ऊपर दोनों का जो है ना वो फोकस है ना। तो न्याय धर्म सत्य के आधार पर गृहस्थी की गाड़ी, संबंध की गाड़ी जो है वो अच्छे से चल पा रही है, ऐसा मैं अपनी जिंदगी में देख पाता हूँ। प्रिय हित लाभ में अलग अलग है एक दूसरे के साथ में, सामने टीवी लगा होगा तो ये अलग तरह के प्रोग्राम्स देखेंगी, मैं अलग तरह के प्रोग्राम्स देखूंगा। अलमारी खोल के रख दिया जाए कि कपड़े पहनने हैं कहीं जाने के लिए, मैं अलग तरह के कपड़े सिलेक्ट करूंगा, ये अलग तरह के कपड़े सिलेक्ट करेंगे। मतलब ये चाहेंगे कि मैं ऐसा पहन लूं, मेरे को लगता है कि भैया ये दूसरे ठीक है, फिर आपस में किसी तरह से चल जाती है गाड़ी, लेकिन वो ज्यादा मुश्किल नहीं होती है वहां पर, है ना। प्रिय हित लाभ के जो डिफरेंसेस हैं, क्योंकि न्याय धर्म सत्य का जो फोकस है, उसकी तरफ जो निष्ठा है वो बनी है। तो संजय भैया हाँ जी।
जो 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 क्लैरिटी बन रही है वो ये बन रही है कि जागृत मानव में ये छह के छह मतलब हैं। प्रिय हित लाभ भी है और न्याय धर्म सत्य भी है, बिल्कुल। और संबंधों के हिसाब से या उस इंसिडेंट्स के हिसाब से वो मतलब वो हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जागृत मानव में ये तीनों खत्म से हो गए प्रिय हित ना लाभ। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी अच्छा। नहीं। ऐसा तो कभी भी नहीं कहा। बाबा जी ने भी नहीं कहा। मतलब बाबा जी के साथ में जो बैठते थे वो लोग कहते हम्म हैं कि बाबा जी को भी किसी खास तरह का खाना पसंद आता था, है ना। तो हम्म बाबा जी ने इस चीज को कभी भी नहीं कहा कि जब न्याय धर्म सत्य की दृष्टि आ जाएगी तो प्रिय हित लाभ खत्म हो जाएगा। बाबा हम्म जी की जो भाषा बनती है वो बनती है जो नियम के रूप में आई है यहाँ पे सूत्रों के रूप में, संज्ञानीयता में संवेदनाएं नियंत्रित रहती है। हम्म संज्ञानीयता में या संज्ञानशीलता में, है ना, समझदारी में, फिर ये जो प्रिय हित लाभ है ये नियंत्रित रहता है। जब हम्म समझदारी नहीं रहती है, जागृति नहीं रहती है, तो प्रिय हित लाभ बेलगाम घोड़े की तरह से दौड़ाता है आदमी को। वहां पर सारी गलतियां होती जी जी जी। है ना। तो जागृत मानव में प्रिय हित लाभ खत्म हो जाएगा ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया जी है बिल्कुल, ना। अब वो थोड़ा क्लियर हो रहा है। ऑटोमेटिकली हम्म, नियंत्रित हो। हाँ जैसे जैसा आपने एक और एग्जांपल भी दिया था कि एक व्यक्ति जो प्रिय लाभ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन जब वो संबंधों में, जैसे जो उसके नियरेस्ट संबंध है, जैसे पुत्र पुत्री है या जब वो संबंधों को वैल्यू दे रहा है, तो वो न्याय धर्म हाँ, सत्य की दृष्टि में चला जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अभी बेसिकली क्या होगा कि हम किसी संबंध को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो उस संबंध में न्यायपूर्वक जी रहे हैं, ठीक है। हम्म तो अब क्या हुआ, बाकी संबंधों में न्यायपूर्वक नहीं जी रहे हैं तो उन संबंधों को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। हम्म यही इसका कोरोलरी निकल कर आता है। अगर हम सेंटेंस को कंप्लीट करने की शुरू कोशिश करें तो मैं जिस संबंध को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं वहां न्यायपूर्वक क्यों जीता हूं, क्योंकि न्यायपूर्वक जीकर मैं सुख फील करता हूं, हम्म है ना। तो मानव में जितना ये जागृति की तरफ बढ़ता है, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि उदय होती है, वो मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुखी होने की कामना करता है। तो वो अधिक से अधिक संबंधों में न्यायपूर्वक जीने की कोशिश करता है। आदमी में जितना जितना ये जागृति की यात्रा में आगे बढ़ेगा उसको गहरा सुख चाहिए, तो गहरा सुख न्याय धर्म सत्य से मिलता है ना। तो वो ज्यादा संबंधों में न्यायपूर्वक जीने की कोशिश करता है। जितने संबंधों में न्यायपूर्वक जीने की कोशिश करता है वहां पर ऑटोमेटिकली प्रिय हित लाभ जो है वो गौण हो जाता है। गौण मतलब लोअर इंपॉर्टेंस पे आ जाता है ना। तो न्याय धर्म सत्य जो है वो डोमिनेट करता है। ये अपने में इस चीज को हम देख पाते हैं। जी भैया, धन्यवाद। तो हमें अभी तक ना परंपरा में भाषा क्या बनी थी कि चीजें छोड़नी है ना। मतलब भोग विलास को छोड़ना है, आराम को छोड़ना है, सिंपल रहना है। यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में ये नहीं कह रहे कि कुछ छोड़ना है, एक बड़ी चीज को पहचानना है। उसको पहचानेंगे तो हम उसको नेचुरली स्वीकार करेंगे, और जब एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हमको मिल जाती है तो लेस इंपॉर्टेंट चीज ऑटोमेटिकली अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाती है। फिर हम उसको, पहले हमने बड़ा माना हुआ था, अब नेचुरली उसका सही मूल्यांकन हो जाता है। फिर वो हमको छोटी दिखनी शुरू हो जाती है, तो हम उसके हिसाब से उसके साथ जीते हैं। एक बड़ा या फिर अच्छा सूत्र आता है, आवश्यक मिलने पर अनावश्यक छूट जाता है। मैं वही बोलने लगा था भैया, चीजें छूट जाती है, छोड़ना नहीं पड़ता इसमें। आवश्यक मिलने पर अनावश्यक छूट जाता है। तो ये न्याय धर्म सत्य जो है ये आवश्यक है मानव के लिए, ये प्रोवाइड कर पाए, इसी को हम अनुकूल इकाई कह रहे हैं। जो 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 है ना, जो मानव जो अपने आसपास के मानवों को जो है ये अनुकूल इकाई के रूप में बन पाए खुद को, वो जो है वो पोषण कर पाएंगे, और अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। आप कुछ कह रहे थे महेश भाई? जी भैया, वही चीज बोल रहे थे। एक चीज पूछना था भैया, जैसे कि जागृति जब क्रम में होती है तो तब तो न्याय धर्म सत्य जो है वो भी भिन्न होगा ही ना। हाँ हाँ, मतलब बिल्कुल ठीक। वो तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ मतलब बिल्कुल। कह ये सकते हैं कि न्याय धर्म सत्य सब एक ही है, मगर वो तो भिन्न होगा ही। हाँ, जैसे लेकिन कम से कम हमारे एजेंडा में आ गया है ना। जब तक एजेंडा में नहीं आया था तब तक वो बिल्कुल ही वेग था,
है ना? तो अब किसी ने बताया कि भैया ये न्याय धर्म सत्य ये है, ऐसे परिभाषित किया है, मैं भी उसको समझने चाहता हूँ, आप भी समझना चाहते हैं। जब हम दोनों समझने की कोशिश करेंगे तो इवेंचुअली जो है ना, वी विल कन्वर्ज ऑन सम पॉइंट, वी विल मीट एट सम प्लेस। और अगर उस फाइनल मीटिंग पॉइंट तक भी नहीं पहुंचेंगे तो कम से कम हमारे बीच में जो जितनी ज्यादा गैप्स थे वो गैप्स कम होते हुए दिखेंगे, वो भी अपने आप में एक अच्छी स्थिति बनती है। जी भैया, थैंक यू। भैया एक मैं थोड़ा सॉरी, मैं वापस जा रहा हूँ, थोड़ा स्टकअप हो गया है वहां पर। बोलो 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 भैया। वो जो लाइक माइंडेडनेस और एसोसिएशन का जो आपस में वहां पे थोड़ा सा मतलब फंस गया है मामला। तो जैसे एक बात देखिए होती है भैया, कि मुझे, ऐसा मैं पहले एक बात रख देता हूँ, लाइक माइंडेड प्रिय हित लाभ में भी हो सकती है और जी लाइक जी माइंडेड न्याय धर्म सत्य में भी हो सकती है। अगर हम इस टाइम पे मीटिंग में कितने लोग हैं, अगर हम 8 लोग इस टाइम 8 पे मीटिंग में बैठे हैं तो टू सम एक्सटेंट वी कैन से कि हम भी लाइक माइंडेड ही हैं। जी ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अब हमारा ये जो लाइक माइंडेडनेस है, ये प्रिय हित लाभ का लाइक माइंडेडनेस नहीं है, ये अब न्याय धर्म सत्य का लाइक माइंडेडनेस है। हमने पहचान लिया है कि न्याय धर्म सत्य में सभी मानव एक जैसे होते हैं और उस पहचानने के बाद में हम लाइक माइंडेड हो गए और हम सब समझना चाहते हैं। अब आगे बढ़ाइए, अब क्या कह रहे हैं? जी, तो मेरा कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे अल्कोहल और किसी चीज की लत है, या फिर लत नहीं है लेकिन मेरे को एक एसोसिएशन मिला जिसकी वजह से लत पड़ गई मुझे। नंबर एक। नंबर दो, मुझे लत है और इस वजह से मैं उस तरह का एसोसिएशन ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये क्या हम इसी इसी को कोर माने कि मेरे को लत लगी है इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ, या फिर मिला इस तरह का एसोसिएशन मिल गया इस वजह से लत पड़ गई, या फिर कुछ और है बैक एंड में, मतलब बैक में कि हाँ कोई बैकग्राउंड में कुछ और पिक्चर है कि जिसकी वजह से मैं उस चीज से इन्फ्लुएंस हो गया, या अपने आप से ही मैंने ढूंढ लिया कि यहाँ से मुझे कुछ सुकून मिलेगा। सेम गोज फॉर दी अदर पार्ट एज वेल, जिसमें मुझे पता है कि कहीं कुछ कमी है जिसकी वजह से मैंने एक ऐसा एसोसिएशन ढूंढा जहाँ पे वो कमी, जैसे हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं उस कमी को पूरा किया जा सकता है। या फिर मुझे कुछ मिल गया ऐसा, जैसे मुझे सोम भैया का एक वीडियो मिल गया बाई चांस, और वहां से मुझे समझ में आया कि नहीं, ये कुछ कमी थी और इसको सुनकर मुझे वो कमी को हटता दे रहा है, कमी हटती दिखाई दे रही है। सो बेसिकली व्हाट विल बी द रीजन कि मैं उस चीज को नहीं सुनूंगा, और क्या रीजन होगा उस चीज को मैं सुनने के लिए आकर्षित हो जाऊंगा और उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर तो भैया अभी ठीक है, समझ आया। ये अभी 4 भी बज गए हैं, तो ये जो इस पेज पे ना हम अभी पहले की 3 लाइनों पे ही बात करते रहे। अगर हम इसको दोबारा से थोड़ा सा और पढ़ेंगे ना, तो एक्चुअल में ना जिसको हम अव्यवस्था कह रहे हैं, ये अव्यवस्था है क्या? कि मानव सुखी होना चाहता है, ये तो एक नेचुरल डिजाइन है। सुखी हो कैसा सकता है मानव, ये व्यवस्था का काम था सारे के सारे प्रपोजल्स देना। लेकिन अभी व्यवस्थाएं जो है ना, ये सारी की सारी क्लैरिटी जो है, ये बच्चों तक, और बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, इसीलिए हमको काफी बड़ों में भी ये गैप्स दिखते हैं कि भैया ये सिर्फ खाने पीने से और मौज मस्ती करने से और कई बारी तो ये नशा वगैरह करने से ही मैं सुखी हो सकता हूँ। इससे ज्यादा का हम कुछ कुछ जो है ना विकल्प दिखा नहीं पाए, व्यवस्थाएं जो है शेयर कर नहीं पाए। तो व्यवस्था का काम क्या था? यही काम था कि ये दिखा पाए कि भैया ये जो है, ये तो एक बड़ा सुपरफिशियल लेवल का सुख है। आपको एक टेम्परेरीली कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए अच्छा लगता है, लेकिन ये काफी बार आपके शरीर के लिए भी ठीक नहीं है, आपके परिवार के लिए ठीक नहीं है और धरती के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा अच्छा जो है, ये देखिए ये सूत्र लिखा है इसी पेज पर, पोषण सह अस्तित्व के अर्थ में है ना? पोषण जो है वो सह अस्तित्व को एनकरेज करता है, सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है, और इसके विपरीत जो है वो शोषण है।
तो जिसको भी आपने अभी बोला कि कोई ड्रिंक कर रहा है, वो ड्रिंक कर रहा है तो अब या मतलब उसी में ही इंडल्ज करता रहता है, तो उसकी न्याय धर्म सत्य की दृष्टियां जो है, वो व्यवस्थाएं क्या है, मानवतापूर्ण आचरण क्या है, मतलब इन चीजों को तो इग्नोर किया हुआ है उसने। तो किसी को भी गाइडेंस देने के, मार्गदर्शन देने की स्थिति में तो ऐसा मानव नहीं है। मतलब जो सुबह से शाम तक अगर आपको लगे कि भोग विलास में लगा हुआ है, तो ना घर के हालात ठीक होंगे, ठीक है, धरती के भी ठीक नहीं होंगे। तो ऐसे मानव सह अस्तित्व को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये एक देखने की बात है। ये जो है ना भैया, देखा जाए मतलब तो पोषण जो है वो सह अस्तित्व को बढ़ावा देगा, ये भी हम अपने आप में देख पाएंगे इस चीज को भैया। भैया बच्चा जो है छोटा सा है और वो क्लास में जा रहा है और वहाँ पे 30 बच्चे तो हैं। आवाज कुछ आपकी बदल गई, थोड़ा पास आ गई। सॉरी। हाँ जी, हाँ जी। बच्चा जो है वो अभी 7 साल का है, जो भी क्लास में जाता है, वहाँ पे 30 बच्चे हैं और वो 30 के साथ मित्र नहीं हो पा रहा है। मतलब वो उसका जो खेलने का जो सर्कल बन रहा है, दायरा बन रहा है, वो कुछ ही बच्चों के साथ बन रहा है। और मतलब वो अपने आप कैलिब्रेट हो जा रहे हैं कि भाई कौन किसके ग्रुप में जाएगा, कौन किसके साथ खेलेगा, कौन किसके साथ खेलेगा। यहाँ तो समझ ही बिल्कुल। नहीं है। जो जो हम बड़े, जो अभी तो हम बात कर रहे थे कि भाई हम उससे कंपनी ढूंढ रहे हैं जो हाँ। तो हम्म। कहने का मतलब है कि देयर आर फ्यू थिंग्स which automatically align and then we tend to get befriended with one person versus the other person. हाँ, तो ये भी भैया हम लोगों ने काफी बार बात की है कि हर बच्चा ना अपने किसी संस्कार के साथ में पैदा होता है। सब बच्चे जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ सेम संस्कार के साथ में पैदा हो रहे हैं, ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया गया है ना। हम लोग भी जिस एज ग्रुप में रहे, मेरे को अच्छे से याद है, मतलब अगर मैं 10 साल का भी था जब, तो मतलब जैसे आप भी एग्जांपल दे रहे हैं, तो सभी बच्चों के साथ में एक जैसी दोस्ती हो जाती थी, ऐसा ऐसा नहीं होता था। अरे, और सारे ही बच्चे एक दूसरे के साथ में बराबर के दोस्त हो, तो वो दोस्तियों का आधार क्या होगा, ये बच्चे में भी संस्कार पक्ष की भिन्नता रहती है। तो कुछ बच्चों का ग्रुप जो है वो थोड़ा एक एक सोबर सा ग्रुप बना रहेगा, कुछ जो है वो बड़े चंचल प्रवृत्ति वाले और काफी शोर शराबे वाले, वो और इस तरह का भी रहेगा। मैं इसमें ठीक गलत की बात नहीं कर रहा, लेकिन नहीं, उसके बाद सबकी, भी नहीं जा हाँ, रहा। सबकी प्रवृत्तियां अलग अलग रहती हैं, ये तो हम बचपन से देख पाते हैं जी। ना। घर में ही दो बच्चे रहते हैं, उनमें भी उनकी भी प्रवृत्ति अलग अलग रहती है, उसको हम देख पाते हैं। और उन प्रवृत्तियों के आधार पर ही जो है फिर वो बच्चे अपनी मित्र मंडली बनाते हैं। अभी यहाँ पर कह क्या रहे हैं कि वो प्रवृत्तियां सह अस्तित्व में सहायक है या सह अस्तित्व के अगेंस्ट है, ये एक देखने की बात है। तो ये हमारी क्लैरिटी रहे बड़ों की कि कौन कौन सी प्रवृत्तियां, कौन कौन से मूल्य, कौन कौन से भाव जो है, कौन कौन सी टेंडेंसीज वो सह अस्तित्व के अर्थ में है, सह अस्तित्व को बढ़ावा दे रहे हैं। उन प्रवृत्तियों को एज पेरेंट्स, एज व्यवस्था हमें एनकरेज करना है ना। और जिन प्रवृत्तियों से अव्यवस्था फैलती है ना, जिन प्रवृत्तियों से सह अस्तित्व प्रमाणित नहीं होता है ना, उन प्रवृत्तियों को हमें एक सही तरीके से, एक गाइडेड तरीके से उसको हैंडल करना है। ये ये हम चाहते भी हैं, है ना। हम एज पेरेंट्स कम से कम अपने घर में तो चाहते हैं, इस सोच को बढ़ा करके हम अपने घर से बढ़ा करके व्यवस्था तक ले जाएं। काफी सारे लोगों का ना, मैं अपने में भी कई बार देख पाता हूँ कि आज से कुछ साल पहले तक हमारे बच्चे ठीक हो, इसका एक पैरामीटर ये रहता था कि ये हमारे साथ में ठीक से रहें और एक दूसरे के साथ में ठीक से रहें जब ये बड़े हो जाएं। इससे ज्यादा अपनी सोच में भी नहीं आता था भैया, मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपके साथ में अगर शेयर करूं तो। अब जैसे जैसे ये व्यवस्था की और अखंड समाज की बात हो रही है अभी, और सह अस्तित्व की बात हो रही है, अब बच्चों की अपब्रिंगिंग में हमें बच्चों को कहां तक लेकर जाना है, और सिर्फ बच्चों को नहीं लेकर जाना, हमें खुद भी वहां तक जाना है। ये जब अपने में एक भाव आता है, तो उसमें मतलब वो ऐसा लगता है कि हम परिवार में संबंधों में ठीक से जिए, ये तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में इस पूरी धरती पे इतने लोग हैं, उनमें से भी जो जो लोग सह अस्तित्व के अर्थ में पहले से हैं अपने संस्कारों के साथ में, है ना,
मतलब उनके साथ में एक जो है बातचीत हो, आप लोगों के साथ में जैसे बातचीत हो रही है ना? तो पूरे सह अस्तित्व को बढ़ावा मिले, व्यवस्था के अर्थ में मानव की सोच जाए। ये जो धरती की प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे ही ठीक होने वाली है। चालान काट कर, है ना? या कायदे कानून बना करके ठीक नहीं होने वाली। कायदे कानून तो पूरी धरती पर बन रहे हैं भैया, लेकिन उसके बावजूद भी जिसको हम विकसित देश कह रहे हैं, धरती का सबसे ज्यादा नाश वही कर रहे हैं, है ना? ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो विकसित देशों का ही है। तो जब तक हमारी हमारी मानसिकता में पूरी धरती, अखंड समाज ये नहीं आएगा, बात पूरी होने वाली नहीं है। मेरे मेरे बच्चे एक दूसरे के साथ में प्यार में रहते हैं और धरती का नाश हो रहा है, तो बच्चे भी क्या करेंगे अगले 50 साल में? तो ये जी बात की जा सकती है, यही बात करने योग्य है। ये अपने में जितनी क्लैरिटी बनती है भैया, मेरे को लगता है उतना जो है ना, ये इसी को अनुकूल इकाई कह रहे हैं भैया। मतलब हमें किसी को ऐसा नहीं करना कि डंडे के जोर के ऊपर उसका आचरण चेंज करना है, लेकिन जब समझ में आ जाती है बात, तो आचरण स्वतः चेंज होता है। जागृत मानव में यही रहता है। तो हम सब अनुकूल इकाइयां बन पाए और फिर अपने आसपास वाले मानवों के साथ में रह करके हम उनका सही पोषण कर पाए। शरीर का पोषण तो मोस्टली व्यक्ति अपना अपने आप कर लेता है, परिवार भी अपने में कर लेता है। उसके बाद का जो पार्ट था ना बचा हुआ, जो वैचारिक पोषण की बात कर रहे हैं, जो अभी तक समाज में छूटा हुआ है पूरा का पूरा, वो हम अपना पहले करें और फिर इस स्थिति में अगर जितना पहुंच पाए, कर पाए अपने आसपास का, तो वो अपने में एक बड़ी तृप्तिदायक चीज है। ऐसा ऐसा ध्यान जाता है। जी भैया, आई थिंक आप लोग लेट हो रहे हैं हाँ, कोई कुश्ती नहीं, के लिए। मेरे को भी लग रहा है, लेकिन ये बात भी जरूरी थी, तो ये जो बात हो रही होती है उसको भी किया जाए, वो भी जरूरी है। तो दूसरा सेशन तो अपनी स्पीड से शुरू हो गया होगा, हम ज्वाइन कर लेंगे। अभी क्या करेंगे कि इसी को आज तो सैटरडे है ना, हाँ, कल कंटिन्यू करेंगे फिर। जी भैया। ठीक है भाई। शालिनी दीदी और सतपाल भाई, नमस्कार। जी, हाँ जी, आप लोग बाद में ज्वाइन किए तो जी बात भैया। हुई आपसे। चलो कोई नहीं, ठीक है, कल मिलते हैं फिर। नमस्ते नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते सभी को जी। जी भैया, थैंक यू।